आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज रूम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो आज का जो न्यूज लेटर है हमारा, जो टेक्स्ट में और ऑडियो में आपके पास आता है। खबरें जो हैं लगातार चल रही हैं ईरान और इजराइल को लेकर, और मेरे साथ हैं राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। तो उनसे हम लोग समझेंगे गौरव से कि आज की सुर्खियां क्या हैं, और उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। जी मॉर्निंग। आज सबसे बड़ी खबर जो है हमारे पास वो ये है कि ईरान की यूरोपीय विदेश मंत्रियों से कल बातचीत हुई है जिनेवा में, और लगातार इस बात की कोशिशें जारी हैं कि अमेरिका को इस बातचीत में शामिल किया जाए, अमेरिका को इजराइल के साथ युद्ध में उतरने से किसी तरीके से रोक दिया जाए। रूस भी उधर से प्रयास कर रहा है। पुतिन ने कहा है कि भाई हमने अपने इजराइल और ईरान दोनों ही जगह दोस्तों को कुछ बातचीत की है और उनसे कुछ मसौदों पे राय बनाने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि भाई ये अगर लड़ाई आगे जारी रहती है तो और खतरनाक रूप मिडिल ईस्ट में ले सकती है। तो मतलब कुल मिला के पूरी दुनिया अभी तो ईरान और इजराइल के युद्ध की ओर ही देख रही है, और लगातार इस पे बातचीत जारी है। हमले भी एक तरफ जारी हैं, दूसरी तरफ यूरोप में विदेश मंत्रियों के साथ इनकी बातचीत जारी है। इसके अलावा ईरान ने भारत के जो स्टूडेंट फंसे हुए थे, एक दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने अपना एयर स्पेस जो बंद रहता है, वो भारत के 1000 छात्र जो कल लौटे हैं उनके लिए उन्होंने अपना एयर स्पेस खोला है। प्रधानमंत्री बिहार में गए, बिहार में उन्होंने रैलियां की हैं लगातार। वो उड़ीसा गए, बिहार नहीं, सॉरी उड़ीसा गए। लगातार उन्होंने हमला किया है इस पे। मोदी को बेसिकली लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने उन पे तंज कसे। तेजस्वी ने कुछ सवाल मोदी साहब को भेजे कि भाई आप पहले इन सवालों का जवाब दीजिए, फिर बिहार में जो बातें आप कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे या जो भी आप यहाँ पे वादे कर रहे हैं उन पे बाद में बात होगी, पहले आप इन सवालों के जवाब दीजिए। तो उन्होंने एक पूरी लिस्ट सौंपी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इटली में न्यायाधीशों की सभा में कहा है कि हमने भारत में बुलडोजर जो अभियान था उसको खत्म कर दिया है, और एक प्रकार से हमने भारत की जो कार्यपालिका है जल्लाद और जज बनने से हमने उसे रोका है। तो उन्होंने इस तरीके की बात इटली में न्यायाधीशों की सभा में कही है। तो ये एक खबर हमने ली है। मोदी साहब ने उड़ीसा में एक दिलचस्प बयान जारी किया कि वो भारत इसलिए लौटे हैं ट्रंप का न्योता छोड़कर क्योंकि उन्हें जगन्नाथ की भूमि में आना था। तो ये उन्होंने एक सभा के दौरान ये ऐसी एक बात कही है। इसके अलावा पहलगाम जो हमला हुआ था वहां पे एक मजेदार एक दिलचस्प खबर कल बाहर निकल के आई। एक नई तकनीक के जरिए उन्होंने एक आरोपी को पकड़ा है। इस तकनीक का नाम है FRS। ये फेस रिकॉग्नाइजेशन वाली कोई तकनीक है। तो पहलगाम में जो पकड़ा गया है हमले के आरोप में, वो एक बढ़ई को गिरफ्तार किया गया है। तो ये तकनीक पहले भी विवादों में रही है। पहले पूछा भी गया था कि भाई क्या इस तरीके की किसी तकनीक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके की कोई बातें पहले नहीं आई थी, लेकिन कल जब ये एक व्यक्ति पकड़ा गया है तो इससे ये तय हो गया है कि कश्मीर में जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों के पास FRS की तकनीक भी है, जिसके जरिए वो फेस रिकॉग्नाइजेशन करके पकड़ सकते हैं आरोपी को। 16 अरब यूजर नेम और पासवर्ड लीक हुए हैं, और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बड़े ही ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए लीक हुए जिन्हें जो रेगुलर हमारी आम जिंदगियों की यूज में अब किसी न किसी नागरिक के हैं। टेलीग्राम है, फेसबुक है। तो इन प्लेटफॉर्म से यूजर नेम और पासवर्ड लोगों के लीक हुए। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये अब आपको पासवर्ड के बजाय पास की में आना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी टेक की हमने खबर कैरी की है आज। मणिपुर में एक कुकी महिला की हत्या हुई। बुजुर्ग महिला थी, उसके हत्या के विरोध में वहां पे आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया। तो वहां पूरे विरोध प्रदर्शन उस मणिपुर के कुछ इलाकों में जारी है उस हत्या के चलते। एक खबर हमने दुनिया भर के कई रास्तों, एक छोटी सी खबर हमने चलते चलते भी दी कि दुनिया भर में जो एयर ट्रैफिक है वो उसमें कुछ आसमान, कुछ मुल्कों के ऊपर के आसमान खाली क्यों दिखाई देते हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के ऊपर के आसमान। आजकल तो जैसे युद्ध के चलते भी है,
और इसका क्या असर हो रहा है फ्लाइट्स पे, कितना महंगा वो टिकट्स पड़ रही हैं, या आम आदमी की जेब पे उस पर क्या असर पड़ेगा। तो वो पूरा एक पैकेज हमने वो भी कैरी किया है कि युद्ध के चलते आखिर जो कारोबार है एविएशन कंपनियों का, उस पे क्या असर पड़ रहा है। टाटा इंजीनियर्स के खिलाफ 800 करोड़ के घोटाले में एक मामला दर्ज किया है सरकार ने, और ये कथित तौर पर भ्रष्टाचार का मामला है। इसके अलावा कल क्रिकेट में कैप्टन गिल ने अपने कप्तानी के बाद जो पहला मैच वो खेल रहे थे, उसमें पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में सेंचुरी मारी है। और वो पांचवे भारतीय हैं जो अपने टेस्ट पांचवे, या ऐसी मतलब बहुत ज्यादा पांचवे छठवे हैं जिन्होंने पहले डेब्यू टेस्ट में ही अपनी सेंचुरी मारी थी। ये खबर भी हमने कैरी की है जी। मोटे तौर पे आज हमारे पास यही है। पीयूष गोयल साहब का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आसियान के साथ जो भी व्यापार किया है वो एक तरीके से चाइना की बी टीम की तरह है, और वो बहुत ही खराब चीज थी, अब हम उसे दुरुस्त कर रहे थे। इस पे कांग्रेस का भी जवाब आया। तो कुल मिला के हमारे पास जो सुर्खियों में बनी रही वो यही खबरें कल जारी रही जी। तो पहले सबसे पहले जो सबसे अजीब जो बात थी, और ये दर्शकों को शायद देखना और समझना चाहिए कि कितनी सारी खबरें सिर्फ ऐसे बयानों से बनती है जो कि जिनका कोई बहुत अधिक पता नहीं क्या मतलब होता है। जैसे कि ये पीयूष गोयल से शुरू करते हैं आज की बात, कि उन्होंने कहा कि जो आसियान के साथ भारत के जो समझौते रहे हैं वो बेवकूफ़ी भरे रहे हैं, और आसियान देश तो जो है वो चीन की बी टीम है। अब इस बयान का जो है वो क्या मतलब, पीयूष गोयल कोई पहली बार इस तरह की, अब मेरे ख्याल से वो एक अजीब तरह से बोलने वाले जिम्मेदार पद पर बैठे हुए एक बार बार वो इस तरह से करते रहते हैं। और पहले भी उन्होंने पहले यहाँ के जो टेक स्टार्टअप्स को भी इस तरह से उल्हाने दिए थे, और उसके पहले उन्होंने पहलगाम को लेकर भी ये कहा था कि हम लोग जो है वो इस तरह ये घटनाएं होती। तो ये जो बयानों से खबरें बनाना और दरअसल उनका कोई अधिक मतलब नहीं होना, ये एक महत्वपूर्ण वो है। तो हम लोगों ने आज के न्यूज़लेटर में सिर्फ ये बयान नहीं जो कि उन्होंने आसियान देशों में कहा, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मिसाल है एशिया में, जहाँ पे जो छोटे देश हैं पूर्वी एशिया के, उन्होंने किस तरह से मिलकर एक अपने आप को एक आर्थिक ताकत के तौर पे खड़ा किया है। और उसमें उनके पास उनसे बहुत कुछ सीखने को भी है, जो कि हम दक्षिण एशिया में तो लगभग वो सबक बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको फिर ये कहना कि ये तो जो है दरकिनार कर देना, इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे तथ्य क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये शायद कोई समझ ना पाए, पर इसको लेकर सवाल काफी सारे उठ रहे हैं। और ये दिखलाता है कि भारत सरकार जो के लोग और सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कितने गंभीर हैं, खासतौर पर आर्थिक चीजों को लेकर। एक तरफ अमेरिका से हमारा जो टैरिफ वगैरह की चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं, वो चीन के साथ हम बहुत सारा सामान लेते हैं, पर वो भी अपने आप में एक तनावपूर्ण संबंध है। और अब हम आसियान देशों को भी कह रहे हैं कि तुम लोग भी जो है वो एक तरह से बी टीम हो, या एक ये करार जो है कोई बहुत होशियारी के सबूत नहीं है जो भी हमारे करार हैं उनके साथ। तो राजेश, इसके बारे में क्या सोचते हैं? और फिर शायद या एक बार गौरव हम उन सारे बयानों के बारे में बात करें जो पीयूष गोयल लगातार पिछले समय से देते रहे हैं, जिसको लेकर मेरे ख्याल से कई तरह की घंटियां कई दिमागों में बजनी चाहिए। ये समझ से बाहर है कि सरकार में या तो उन्हें कोई या तो उन्हें कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है, या कोई उन्हें समझा नहीं रहा है कि भाई साहब थोड़ा-सा आराम से ही बात कर लें, तो उसमें क्या बुराई। तो वो क्या बयान है जो हमने जो लिस्ट लगाई है इसमें आज के हरकारा में? जी, इसी बात पे सबसे पहले मैं एक बात जोड़ दूं। इसमें कांग्रेस के जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व वाणिज्य उद्योग मंत्री थे आनंद शर्मा, उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प सवाल उठा कि भाई आप एशियान के साथ तो कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही मतलब इनके साथ हमें कोई लाभ नहीं है, तो चाइना की बी टीम है, लेकिन आप अब पूरी तरीके से जो अमेरिका की तरफ झुके हुए नजर आते हैं, भाई उससे उससे भी क्या ही हासिल हो जाएगा। आप बाकी दुनिया को तो छोड़ नहीं सकते, केवल एक मुल्क से ही आपको कारोबार नहीं करना है इस ग्लोबल दौर में। खैर,
तो इससे पहले भी पीयूष गोयल साहब ऐसे विवादास्पद बयान दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने एक दफा भारतीय स्टार्टअप, आपको याद होगा, भारतीय स्टार्टअप पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि क्या हम लोग डिलीवरी बॉय और गर्ल्स बनकर ही खुश रहेंगे। एआई को लेके चर्चा थी। एआई पर उन्होंने कहा कि भाई हमारे स्टार्टअप जो है वो एआई की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, हम लोग फूड फूड डिलीवरी एप्स डेवलप करके ही खुश है। इस तरीके का उनका बयान था, जिसपे बड़ा विवाद हुआ। बाद में जेप्टो के सीईओ आए और जेप्टो के सीईओ ने इस पे जब विरोध जताया तब सरकार बैकफुट पे आई और सरकार ने, मतलब जब प्राइवेट स्टार्टअप ने कहा कि भाई ये इस तरीके से ये तो अपमान है, तब सरकार बैकफुट पे आई। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बयान को गलत ढंग से लिया गया। तो ये एक तरीका भी होता है कि जब आप विवाद में फंसते हैं तो अब आप कहने लगते हैं कि हमारा बयान गलत ढंग से लिया गया या हमारा कहने का ये मतलब नहीं था। ये हम अक्सर देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी पे को लेकर भी एक पूरे संसद में ही बवाल मचा दिया था कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लंदन में एक बयान दिया है जिससे भारत का अपमान हुआ है। तो ये एक गैर जरूरी सा, मतलब मुल्क के लोगों के लिए ये गैर जरूरी सी लड़ाई थी कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा है जो राहुल गांधी ने लंदन में। सभी ने वो बयान सुने थे, सामान्य बातचीत थी कि भाई हम किस स्थिति में है, अपने अपने सच को स्वीकारना कोई गलत बात नहीं होता। और इस पे काफी बयान हुआ। इसके अलावा उन्होंने अभी हाल ही में जब पहलगाम हमला होता है तब उन्होंने टिप्पणी की कि भाई ये हमले रुक जाएंगे अगर सबके अंदर देशभक्ति हो जाएगी। तो वो पता नहीं कौन सा पैमाना है जिससे वो नापेंगे कि भाई इतने मीटर अब देशभक्ति ऊपर आ गई है लोगों की, ये नीचे चली गई है। ये भी आज तक समझ नहीं आया। इसके भी बहुत सारी आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त जब आपको इंटेलिजेंस फेलियर पे सोचना है, उन सवालों के जवाब तलाशने थे, इस वक्त आप एक पैमाना लेकर बैठ गए हैं कि भाई देशवासियों की देशभक्ति थोड़ी कम रह गई थी, इस वजह से हमला हुआ। तो ये इस तरीके के बयान उन्होंने पहले भी दिए। बिहार पे भी उन्होंने टिप्पणी की। मनोज झा एक सांसद हैं, उनके भाषण के जवाब में पीयूष गोयल साहब कहते हैं इनका बस चले, उनका कोट था, इनका बस चले तो ये पूरे देश को बिहार बना दें। तो मतलब बिहार को उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जैसे कि, मतलब अक्सर कहते हैं कि बीमारू राज्य बिहार, यूपी, इनको लेके एक राजनीतिक जो एक शब्द इस्तेमाल होता है कि भाई ये लोग बीमारू राज्य, क्योंकि आर्थिक तौर पे ये बहुत ज्यादा संपन्न राज्य नहीं है उत्तर भारत के। तो इस बयान पे भी बड़ा आरोप लगा कि भैया आप बिहार को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, आप एक स्टेट है और आप कह रहे हो कि भाई आप क्या चाह रहे हो कि सबको बिहार बना दे देश को। तो बिहार की ये जो तुलना, मतलब सवाल वो ये जो सवाल उठता है कि ये जब ये सब जानबूझ के किया जा रहा है या ये अपने अंदाज में इस तरह से ये कह रहे हैं, और ये देश के सरकार के सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में ये सब कह रहे हैं, या ये किस तरफ जा रहा है। तो इसके साथ ही हम लोग बिहार की तरफ भी चलते हैं, जहां पर दोनों बाप और बेटे, जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी, दोनों के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं इस बार चुनाव में, क्योंकि वो नीतीश कुमार से ज्यादा उनको लग रहा है कि ये एक तरह से जो वहाँ का जो समीकरण बन रहे हैं वो सीधे वो उनको टेक ऑन करे। तो राजेश, इसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं? तुम म्यूट हो, अनम्यूट करना पड़ेगा। गौरव ने ये ठीक कहा था, शायद कहा था ना कि वो बिहार में थे कल प्रधानमंत्री, उनकी चौथी रैली थी और फिर वो उसके बाद उड़ीसा गए और फिर उनको शायद आज 2 दिन का दौरा है वो बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। तो बिहार में उन्होंने सीवान में कई सारी कार्यक्रमों का या वो उद्घाटन किया, योजनाओं का, काफी लंबे चौड़े वादे भी किए। उस रैली में, सीवान की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो आरजेडी का चुनाव निशान लालटेन और कांग्रेस का पंजा, उसको मतलब बाकायदा उसका जिक्र करते हुए कहा कि भाई ये जंगल राज था और इन लोगों ने जंगल राज बनाया। जैसे जंगल राज हम लोग सुनते आ रहे हैं शब्द, जंगल राज था तो इस जंगल राज को खत्म किया है एनडीए ने। इस तरह की वहां बातें की जैसे कि वो करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, तो उसको उन्होंने जारी रखा वहां। मगर इसमें जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आपको याद होगा 2015 का जो इलेक्शन हुआ बिहार में, जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ करके लालू प्रसाद यादव के साथ, आरजेडी के साथ गठबंधन में आ गए थे और एक महागठबंधन तैयार किया गया था।
तो याद करिए कि नरेंद्र मोदी की रैली होती थी और उसी दिन सेम डे जो है उसका रिटेलिएट किया जाता था, उसका जवाब दिया जाता था। बाकायदा नीतीश कुमार और लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर है, एक्स हो गया, तो इस पे फटाक से आते थे तुरंत। वही 2015 की स्टाइल में हुआ क्या है, इसमें एक फैक्टर और ऐड हो गया है जो इस चुनाव में, माने अक्टूबर नवंबर जो आने वाला है, बिहार में चुनाव है, इस चुनाव में जो एक फैक्टर ऐड हुआ है वो ये है कि जो प्रशांत किशोर हैं, जो जन स्वराज पार्टी जिन्होंने बनाई है, जो पदयात्रा कर रहे हैं, वो इस बार फ्रेम में रहने वाले हैं। और उन्होंने कालांतर में, प्रशांत किशोर ने मोदी जी को भी सेवाएं दी हैं, नीतीश कुमार को भी सेवाएं दी हैं, और मतलब तमाम लोगों को उन्होंने सेवाएं दी हैं, और वो बिहार के रहने वाले हैं, सारी चीजों को जानते हैं। तो 2015 में जो जवाब दिए गए थे मोदी को फटाफट, उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एक बड़ी भूमिका थी। माने वो स्क्रिप्ट तैयार रहती थी, मोदी जी ने इधर मान लीजिए कुएं की बात की तो जवाब में जो है तालाब एकदम हाजिर रहता था, या बड़ी सी नदी हाजिर रहती थी। तो वही जो है इस इलेक्शन में ये देखने को मिल रहा है, जिसकी शुरुआत कल हुई। लालू प्रसाद यादव ने जो तंज किया है ना, मतलब उसको मानसून से, मौसम से जोड़ दिया, और पब्लिक से, मतलब बड़ा, हम लोग जानते हैं लालू यादव का जो अंदाज है बड़ा चुटीला होता है, बड़ा ही और मार्मिक होता है, बड़ा ही मारक होता है, मतलब पब्लिक को एकदम नीचे तक धंसता है वो। तो उनने कहा कि भाई आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की बारिश हो रही है, गरज के साथ झूठे लुभावने वादों के ओले भी पड़ रहे हैं, संभल कर रहें। अब देखिए आप, ये 1.5 लाइन का है, मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरा सीन इसमें खींच दिया। फिर तेजस्वी, होता क्या था कि नीतीश कुमार और लालू जो मतलब भिड़ते थे 2015 में, अब नीतीश कुमार तो मतलब इधर आ गए हैं एनडीए में, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो तेजस्वी ने फिर नीतीश कुमार की जगह ले ली और 12 सवाल जो है चुनौती दी नरेंद्र मोदी को कि आप इन सवालों के जवाब दे दीजिए। तो चुनाव जो है बड़ा जबरदस्त होने वाला है। उधर कांग्रेस, आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जो चुनाव आयोग की भूमिका पर, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जो सवाल खड़े किए, तो तमाम जो आंकड़े उन्होंने देते हुए उसके जवाब मांगे, और ये कहा कि महाराष्ट्र में जो खेल किया है वो जो है अब बिहार में होने वाला है। तो बिहार पर इस बार नजर अपोजिशन की, माने जो महागठबंधन है उसकी भी बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। वहां सुना है, ऐसा पता चला है कि भाई कांग्रेस की जो टीम है, राहुल गांधी की टीम वहां ऑलरेडी सक्रिय है ही है, प्रशांत किशोर का उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो माने जो विपक्ष है बिहार में, वो इस बार जो चुनाव है वो बाकी तैयारी के साथ लड़ने वाला। और इसके दर्शन कल हो गए, मतलब लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रिएक्ट किया है उसके दर्शन हो गए। बिल्कुल। अभी चुनाव थोड़ा सा दूर भी है और एक वो टेस्ट मैच की तरह चल रहा होता है। बट अब इसके बाद चलते हैं ये जो ईरान और इजराइल का जो तनाव चल रहा है। तो कल ईरान के जो सरकार के लोग हैं, जो विदेश मंत्री और बाकी लोग, वो जिनेवा में थे, जहां उनकी यूरोपीय देशों के साथ बातचीत हुई, और उन्होंने, पर वो बातचीत में कुछ निर्णय तो नहीं निकला, पर उन्होंने ये तो तय किया कि बातचीत वहीं जारी रहेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2 हफ्ते का जो वक्त उन्होंने जो दिया है वो डिप्लोमेसी को मौका, कूटनीतिक मौका देने के लिए दिया है। और इस बीच जो है उनके बीच की जो बमबारियां वो जारी रही। साथ ही भारत के करीब 1000 लोग वहां से कल रात आए, और उसके पहले कई सारे विद्यार्थी जो वहां पढ़ रहे थे वो लोग आए थे। तो इसमें जो है वो अभी मतलब जो दिख रहा है वो ये है कि दोनों के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें जो बड़ी खबर वो इस तरफ से आ रही है कि चीन और रूस की दिलचस्पी जो है वो बढ़ रही है। रूस की दिलचस्पी को लेकर सवाल इस बात पर भी है कि एक तरफ तो वो खुद ही यूक्रेन के साथ उसने आक्रमण भी किया और युद्ध कर रहा है, पर वो कह रहा है कि ईरान के साथ
शांति रहनी चाहिए। तो ये जो एक अलग तरह की जो है दोहरे मापदंड की जो कूटनीति होती है वो भी देखने में आ रही है। तो वो ये एक दिलचस्प बात है। और अभी एक तरह से इसमें बातचीत और समाधान की तरफ जाने की तरफ की जो बात है वो एक तो उसमें एक छोटा-सा एक ठहराव या थोड़ा-सा धीमा पड़ा है वो, और पर दोनों के बीच में बमबारी वगैरह जारी है और बड़े सवाल भी अलग-अलग तरह से खड़े हो रहे हैं। एक ये भी है कि मध्य पूर्व के देश जो हैं, जो ज़्यादातर तेल की अर्थव्यवस्था है जिनकी, तो वो सारे लोग इसमें किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, उनका एक सवाल है, क्योंकि उनमें खासे देशों में अमेरिकी फौजी और उपस्थिति है और उसको लेकर भी आगे की ये कैसे प्ले आउट करेगा ये देखने वाली बात होगी। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उड़ीसा गए और उन्होंने वहां पर इस बात का राज खोला कि उन्होंने ट्रंप का न्योता जो वाशिंगटन आने का था वो क्यों ठुकरा दिया। ट्रंप का जो न्योता था वो आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल पाकिस्तान के हैं उन्होंने तो स्वीकार किया और उन्होंने 2 घंटे लंबा लंच उनके साथ किया जिसमें सारा हलाल कंप्लायंट खाना था। पर मोदी जी ने वहां जाकर बताया उड़ीसा के लोगों के सामने कि क्योंकि मुझे न्योता जो है वो इसलिए ठुकराना पड़ा क्योंकि मुझे बाबा जगन्नाथ जो पुरी के जो मंदिर है उसके कारण वहां पे आना पड़ा और ये इसलिए मुझे ये यहाँ पर मैं आया। और जाहिर तौर पर इसको लेकर ये जो लोगों को लग रहा था कि ये जो गुत्थी थी कल वो फिर उन्होंने उसको सुलझा दिया। हाँ, गौरव कुछ कह रहे थे आप? मैं उसी में जोड़ रहा था ईरान वाले मसले पे। इस मसले में अब ईरान और इजराइल ही नहीं है, अब ये कतर तक पहुंच गया है क्योंकि वहां उनके गैस के विशाल भंडार का क्षेत्र है जो कतर की बॉर्डर से लगा हुआ है। तो कतर ने भी कल मीटिंग बुलाई कि भैया इन हमलों के चलते हमारे जो संसाधन है उन पर भी अब संकट मंडराने लगा है। गैस क्षेत्र पर जो उनके गैस रिजर्व्स होंगे वहां पे भी संकट है। ये एक बात मैं जोड़ना चाह रहा था कि अभी ये कतर तक भी लपटे जाने लगी हैं। जी। नहीं एक दिलचस्प खबर है इसके बाद आपने एक मिनट, राजेश कुछ कह रहे थे। मैं ये जो आसिम और ट्रम्प का जो लंच हुआ है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर कल आई। मतलब वो हम लोग शायद कैरी नहीं कर पाए हैं कि माने वो लंच में ट्रम्प ने ट्रेड के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में आसिम मुनीर से बात की और इस बात को वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की उसने भी रिवील किया है कि वो ट्रम्प ने जो है इस मतलब धंधे के बारे में और ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की। अब हो सकता है कि उनके सामने ये मजबूरी रही हो कि भाई अमेरिका ईरान के खिलाफ अगर जो है पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि उसको अपनी मिसाइल के लिए अपने असला का इस्तेमाल करने के लिए कोई जमीन तो चाहिए होगी ना। वो मुमकिन है कि उस बारे में बात की हो और उसमें पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहा, क्या प्रतिक्रिया रही, ये ना बताना चाह रहे हो उनको। तो उन्होंने हो सकता है कि इस मतलब कूटनीतिक लेवल पे या कई चीजें जाहिर नहीं की जाती हैं तो किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिला के अच्छा, ट्रम्प साहब का मतलब कारोबारी तो है, वो बिजनेसमैन तो है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मतलब पूरी कई जगह उनका कारोबार फैला है। कल हम लोगों ने वो खबर ली ही थी कि भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी वो उनके बिजनेस पार्टनर हो गए हैं। तो माने उनके परिवार की जो कंपनी है उसके बिजनेस पार्टनर हो गए हैं और भारत में भी कई जगह उनकी दिलचस्पी है, हरियाणा वगैरह में, गुड़गांव के आसपास तमाम जगह हुए हैं। तो होता है इस बार। लेकिन बड़ी दिलचस्प है कि आसिम मुनीर के साथ, फील्ड मार्शल के साथ ट्रेड के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा हुई और पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय इस बात को बता रहा है कि इस विषय पे बात हुई लंच के दौरान, जहाँ वो हलाल ने मतलब जो कुछ किया। खैर आगे बढ़ते हैं। जी जी।
एक रिपोर्ट आई है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की कि भाई पिछले मार्च से और जून में, पिछले साल मार्च से जून के बीच जो चुनावी अवधि थी, उस दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए गए कुल खर्च में से लगभग 45% अकेले भाजपा ने किया, और जो फंड मिले राजनीतिक दलों को उसमें भी 84% अकेले भाजपा को मिला। कुल मिला के मतलब 1493 करोड़ रुपए इन्होंने चुनाव में खर्च किए भाजपा ने, और 6268 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। तो एक छोटी सी रिपोर्ट आई है, ये दिखाती है कि हमारा एक छोटी लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया कितनी महंगी होती जा रही है। अगेन अगेन ये छोटी सी जरूर है, लेकिन बड़ी बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, ये खबर भी क्या है? मतलब आप ये बताइए कि जो पार्टी राज कर रही है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको अगर 84% ही मिलेगा तो क्या क्या मतलब विपक्ष की पार्टी को मिलेगा? मतलब वो देखें अगर अपन, तो ये क्या खबर? हाँ, अगर रूलिंग पार्टी को मान लीजिए 14% मिलता और विपक्ष को मिलता 84%, तब खबर बनती कि भाई जो है, देखिए विपक्ष को जो है 84% मिला। अब सरकार जिस पार्टी की है उसको 84% मिल रहा है, ठीक है ना भाई? नहीं, ये जो भारत की जो बढ़ती एक तरफ, जैसे हम लोग कल परसों बात कर रहे थे कि जो एक होता है ना कि ये हम कह रहे थे कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं, तो ये एक तरह की जो हमारी जो आर्थिक असमानता है उसकी तरफ भी दिखलाता है कि पूरा विपक्ष जो है और ये इस रोशनी में अगर आप विपक्ष को देखें, उनके पास 14%, 16% चंदा उनके हाथ में आता है पूरे विपक्ष के, जो भाजपा के बाहर है, और उसके बाद भी वो इतनी सीटें ले आते हैं, तो वो बहुत बड़ी सराहना के भी पात्र हैं कि इस देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रख रहे हैं तो वो 16% चंदे के साथ इतनी सीटें अगर ला रहे हैं, जो कि जिसके कारण कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, और केंद्र में भी वो एक मिली-जुली सरकार है, ये भाजपा की सरकार अपने सबूत से नहीं बनी हुई है। तो ये हमारे लोकतंत्र के बारे में भी एक बयान है। दूसरी बात ये भी है कि चंदे को लेकर है किसी भी लोकतंत्र में, मेरे ख्याल से ये इसका एक जो अनुपातिक वो एक दृष्टिकोण जो होना चाहिए, उसको भी ये बतलाता है कि कैसे जब कोई विपक्ष की तरफ जब कोई चंदा देता है तो उनके ऊपर पिछले 11 सालों में किस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। जब भी कोई इंडस्ट्री या तो वो इंडस्ट्री सामने आने से या उनको चंदा देने से क्यों डरती है, सहमती है। तो इस छोटी सी खबर में जो एडीआर की खबर है, इसमें कई सारे जो हैं बातें समझने की, सोचने की और उसको आगे देखने की भी जरूरत है कि किस तरह से जो विपक्ष के लिए ये मुश्किल भी होता जा रहा है कि वो जाके चंदा इकट्ठा कर पाए, क्योंकि पूरा का पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये किया था, जो इलेक्टोरल फंड्स थे, तो उसमें भी यही हो रहा था, और उसमें भी एक तरह से जो बिजनेस के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको एक तरह से आप कहा जा रहा था कि, और वो उसको देखा भी गया इस रोशनी में कि कई सारी बड़ी कंपनियां थी जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स इस बार जब वो चंदा देने के बाद, चंदा देने से पहले उनके साथ क्या हुआ, चंदा देने के बाद उनके साथ क्या हुआ। तो ये दरअसल मेरे ख्याल से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के को अच्छे से रेखांकित करती है और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हाँ लेकिन जो है, मतलब चंदा जो दे रहा है व्यक्ति, वो किसको दे रहा है? ज्यादा जिसको दे रहा है, मतलब वो चाह रहा है कि यही जो है ठीक है। मतलब नहीं, ये तो पहले दिखा है ना कि सीधे सीधे जो चंदा वाला बात भी है कि भाई चंदे के एवज में काम मिल रहा है कंपनियों को। हमने देखा एलएनटी ने 64 करोड़ का चंदा दिया। एलएनटी के पास बड़े बड़े निर्माण देश में होते हैं, ऐसे और कंपनियां भी थी, साउथ से कई कंपनियां आई जिनका मुनाफा बहुत कम था। मुनाफे के बरक्स उन्होंने जो चंदा दिया था वो कई गुना ज्यादा था। तो पिछले दिनों ये सब रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो जो सरकार में बैठा है काम लेने के लिए कंपनियां चंदा दे रही है, एक ये भी जाहिर होता है। जी आगे चलते हैं। आगे हाँ, सही है।
तो एक खबर जो है वो क्रिकेट को लेकर है, जहां पर कल पहला दिन था टेस्ट मैच का। हालांकि टेस्ट मैच पे मुझे पता नहीं कि कितने लोगों की दिलचस्पी है कि 5 दिन बैठ के क्रिकेट को देखना, जैसे कि हमारे हमारे बचपन या जवानी के दिनों में ऐसा हुआ करता था। पर कल आते ही शुभमन गिल को कैप्टन जब बनाया गया तो काफी सारे सवाल थे कि जनरेशनल चेंज का मामला है, और वो तो आईपीएल के बढ़िया T20 के अच्छे खिलाड़ी हैं। पर उन्होंने आते ही और यशस्वी ने दो सेंचुरीज लगाई और भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया, जिसको लेकर ब्रिटिश प्रेस भी काफी जो थी वो अपने टीम को लेकर, इंग्लैंड की टीम को लेकर खासी वो परेशान सी दिखलाई पड़ी। तो ये है जो कि अभी ये मैच चलता रहेगा और ये देखना होगा कि ये जो नया खून जो आया है भारतीय टीम में, वो अब आगे विराट और उनकी जो लेगेसी को कैसे आगे लेके जाता है, ये एक है। और एक खबर जो हम लोगों ने ये जो पूरा कई सारे कारणों से, मतलब एक तो सबके जहन में वो जो विमान हादसा हुआ है वो अभी भी कहीं ना कहीं है, और जो युद्ध के कारण जो जब ये पाकिस्तान के ऊपर जब ये पहलगाम हुआ उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया। फिर ये ईरान और इजराइल का जो ये हुआ, उसके बाद मिडल ईस्ट में कई जगह जो है वो आसमान में जो है वो कर्फ्यू लगते चले जाते हैं, और उसके कारण जो हवाई यात्राओं का जो पूरा उनकी पूरी अर्थव्यवस्था है, उनका जो पूरी आवाजाही होती है, वो सब किस तरह से प्रभावित होती है, इस पर एक दिलचस्प खबर हम लोगों ने की है। आज जो हमारी निगाह रहेगी वो इस ईरान और इजराइल में जो कुछ हो चल रहा है उस पर हम लोग निगाह बनाए रखेंगे, और उसमें कई जो अलग अलग तरह से इसको देखा जा रहा है उसको हम लोग सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा और कुछ है राजेश? नहीं, ये कि सुप्रीम अपना सीजीआई जो गवई साहब है, उनका जो कथन है जो उन्होंने इटली में दिया है, वो बड़ा मतलब सामयिक है और बड़ा मतलब गहरे अर्थों में, मतलब साफ साफ उन्होंने कहा है कि भाई ये जो खासकर ये जो बुलडोजर जस्टिस वाला जो चल रहा है ना, जगह जगह हाँ, चल रहा तो था, बहुत महत्वपूर्ण है वो। बड़ी रफ्तार उसने पकड़ ली थी एकदम, जनमानस में भी, दिमाग में भी। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे तुरंत जो है मतलब किसी न किसी रूप में वो हाजिर हो जाता था कि भाई भेजिए बुलडोजर, भेजिए बुलडोजर। और कहीं कहीं ये भी कि भाई जो है आपने भेजा नहीं अभी तक बुलडोजर। माने ये जो कार्यपालिका ने जो अपने हाथ में न्याय करने का एक मतलब एक डंडा हासिल कर लिया था कि मतलब अभी भी हो रहा है, वो छुटपुट अभी भी हो रहा है, तो तुरंत भेज देते हैं। अगर वो देखते हैं कि भाई विचार के स्तर पे या विचारधारा के लेवल पे कोई ऐसी चीज है तो वो तुरंत उसको जो है भेज दिया जाएगा। उसमें भी मतलब वर्गीकरण कर रखा है। तो उस संदर्भ में गवई साहब ने ये जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को जज, जूरी और जल्लाद बनने से रोका है, माने ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा प्रासंगिक है ये। और ये मतलब नसीहत है आने वाले सिस्टम में जो भी लोग शामिल होंगे उनके लिए बड़ा नसीहत है। उन्होंने भारत के संविधान की इतनी प्रशंसा की है कि मतलब यहाँ तक कहा है कि मैं भी जो इस पद पे पहुंचा हूँ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पहुंचा हूँ। माने उन्होंने ये कहा कि मैं, चूंकि वो दलित उससे आते हैं, तो उन्होंने कहा है इस बात को कि मैं भी जो है 75 साल का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की देन हूं मैं, और उसी ने हमको ये जज्बा दिया, ये मतलब ये अवसर दिया कि हमने ये जो कार्यपालिका का जो ये रवैया था बुलडोजर वाले मामले में, इसको हमने रोका। और भी तमाम बातें की है। इसको वाकई पढ़ा जाना चाहिए और इसके बारे में गंभीरता से विचार भी किया जाना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ है कि इसी के समानांतर छोटा सा एक वो है, एमपी हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, उसमें जो ट्रायल कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी थी। जो एक्यूज था, जो दोषी था, कन्विक्ट हो गया था, उसकी सजा कम कर दी। कोर्ट ने कहा कि भाई इसका जो कृत्य है वो क्रूर तो है मगर क्रूरतम नहीं है, मतलब क्रूरता नहीं की है। मतलब
कुछ बड़ा मतलब रहस्यमय टाइप का वर्डिक्ट लगा है वो, तो कैरी किया है हम लोगों ने, वो भी मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट है वो जो वर्डिक्ट है हाई कोर्ट। गवई साहब का जो बयान है वो स्वागत योग्य तो है, पर मेरे ख्याल से ये सारी जो इस तरह के जो अलग अलग तरह के सवाल जब उठ रहे होते हैं, और ये हाई कोर्ट्स में भी बहुत सारे इस तरह के फैसले जो आते हैं उनको लेकर जो लगातार सवाल, तो ये दरअसल बहुत सारा काम है जो अदालतों को अब ठीक करना है, क्योंकि उसमें से कई जगहों पे ये सुनने को मिल जाता है कि ये ठीक है। कितने सारे लोग हैं जो अभी भी जिनको जमानत तक नहीं ले पाए हैं, सालों से जेल में हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा, जिनका कोई आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हो रहा, तो वो भारतीय जो न्यायपालिका के सामने भी बहुत सारे सवाल हैं। कल ही हम लोग बात कर रहे थे जो जस्टिस वर्मा को लेकर के उनके नगद उनके घर पे मिला, और फिर वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, और उसको लेकर हम कोई पारदर्शी और जवाबदेही एक तरह से प्रक्रिया नहीं सामने दिखा पा रहे हैं। तो आज का हत्यारा न्यूज़रूम में हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप हमारा न्यूज़लेटर पढ़िए, उसको सुनिए, और हमारी चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो इसको पसंद करें, लाइक करें उसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा भी करें। लगातार बने रहिए हमारे साथ, और अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।